जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोग 16 महाजनपद तक के जो प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को देख चुके हैं, उन सारे प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से लेकर जहाँ तक 2 घंटे में हम लोग कवर कर सकते हैं, तो 2 घंटे की क्लास में जहाँ तक जाएगी वहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे वो देखते हैं। एक ही पीडीएफ में एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री का सारे प्रश्न दिए हैं, तो तीनों सब्जेक्ट एक ही वीडियो में समाप्त हो सकता है। तो आराम आराम से आप देखिए। पहला है मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद है कला, प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल, ये मध्यकालीन भारत से है। सल्तनत काल के बाद भक्ति एवं सूफी आंदोलन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहाँ से आधुनिक भारत शुरुआत होता है। उसके बाद फिर है क्षेत्रीय राज्य। क्षेत्रीय राज्य के बाद है सिख एवं मराठा। उसके बाद गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से गवर्नर जनरल आए थे, वायसराय के बारे में। उसके बाद है आधुनिक भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक व्यवस्था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है सामाजिक सुधार आंदोलन। तो इसी तरह से एक एक करके हम लोग समाप्त करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए तो थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य से है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो इसका आंसर होगा कोलंबस भारत नहीं आए थे, जबकि मेगास्थनीज, वास्को डी गामा और फाहियान भारत की यात्रा किए थे। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था और इन्होंने ही इंडिका की रचना की। देखिए अगला प्रश्न वही हो सकता है। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो इसका आंसर होगा इंडिका। इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो इंडिका मेगास्थनीज की कृति है। इंडिका अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किए थे चाणक्य ने। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो इसका आंसर होगा अशोक। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाला शासक था ये चंद्रगुप्त मौर्य। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था। विष्णुगुप्त के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो मौर्य वंश भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नंद वंश, क्योंकि मौर्य वंश से पहले नंद वंश का शासन था। तो नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो इसका आंसर होगा नंद। अगला प्रश्न है
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में संघमित्रा को भेजा था। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश से संबंधित है? अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मणी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। और कब पढ़ा गया था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है, तो इसका आंसर होगा प्रियदर्शी के नाम से संदर्भित है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा, तो इसका आंसर होगा चट्टान आलेख। अगला प्रश्न है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कलिंग युद्ध धौली, जिसे धौली कहा जाता है, के पास लड़ा गया था। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। और प्रथम जो उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही दिए थे। अगला प्रश्न है, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सारनाथ का लॉयन कैपिटल अशोक से संबंधित है। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो इसका आंसर होगा कुषाण का उल्लेख नहीं किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका आंसर होगा पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक अजातशत्रु नहीं है। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार ये सभी मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका पुत्र आया था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र हुआ था अशोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तंभ बना था अशोक के समय में। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र है गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो इसका आंसर होगा 14। यह पिछले वर्ष 2018 ग्रुप डी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? तो इसका आंसर होगा मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है, मनु स्मृति। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका आंसर होगा शुंग। मौर्यों के ठीक बाद शुंग वंश की शासनकाल चला। अगला प्रश्न है, लगभग 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया? तो इसका आंसर होगा शुंग वंश। और शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? तो सतकर्णी से सातवंश याद रखिएगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? सातवाहनों के अधिकतर सिक्के शीशे के मिले हैं।
शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। तो किसके द्वारा शक संवत चलाया गया था? तो कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, कनिष्क का शासन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के नाम से जाना जाता है। शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ? शक संवत ईसा के जन्म से के 78 वर्ष बाद शुरू हुआ था। शक संवत ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद। शक पंचांग का प्रथम मास कौन होता है? तो शक पंचांग का प्रथम मास होता है चैत और अंतिम माह पूछा जाएगा तो फागुन होगा। हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से उल्लेख होता है। तो इसका आंसर होगा वासुदेव का उल्लेख होता है। हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से किसका उल्लेख है? वासुदेव का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। तो प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था चरक ने। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक को। ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो कागज बनाने की कला को चीनियों के द्वारा खोजा गया था। कौन सी 2 सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो गांधार कला शैली सहायता प्रदान किया था भारतीय एवं यूनानियों दोनों के संग मिलने से गांधार कला शैली का निर्माण हुआ है। विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो इसका आंसर होगा 35 वर्ष का अंतर है, क्योंकि एक है 58 ईसा पूर्व और एक इसे 57 ले लीजिएगा, एक है 78 ईसा पूर्व। दोनों को ऐड करना है तो 8 7 15 और 7 5 12 1 13, तो इस 135 वर्ष हुआ। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी थी पेशावर। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो इसका आंसर होगा कनिष्क के द्वारा महान सिल्क मार्ग आरंभ करवाया गया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था कला के क्षेत्र में। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है कनिष्क को। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मोहर चलाई थी? तो इसका आंसर होगा कुषाण शासकों के द्वारा चलाया गया था बड़े पैमाने पर सोने की मुद्रा। कलिंग प्रदेश के महान शासक तो खारवेल थे। कलिंग प्रदेश के महान शासक खारवेल। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और किस नदी के तट पर हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पर हराया था। निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं। तो पहले होगा मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, कुषाण वंश और उसके बाद गुप्त वंश। इसके याद करने के लिए एक ट्रिक है, हसीन मासुक सचेबा। ह से हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, उसके बाद कुषाण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश और उसके बाद वाकाटक वंश। तो इस प्रकार से इस ट्रिक से सारे वंश को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हर्यक वंश से संबंधित थे। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग
भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राज ने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे? तो चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रूपक। बरामिहिर एक खगोलविद थे। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। उल्लिखित राजाओं का निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कुमार गुप्त प्रथम। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था हून आक्रमण के समय में। किस गुप्त शासक आक्रमणकारी हूनों से अपने साम्राज्य की सफलता पूर्वक रक्षा की? तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त में। कालिदास गुप्त काल के कवि थे। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध डैश थे? आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा कुमार गुप्त ने किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत का दौरा हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया? तो इसका आंसर होगा आई चिंग, जिसे इत्सिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तख्त देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा है? तो इसका आंसर होगा ह्वेनसांग ने। निम्न यात्रियों का सही कालानुक्रम है? तो इसका आंसर होगा पहले ह्वेनसांग आए थे, उसके बाद इत्सिंग और उसके बाद थॉमस रो। हर्षवर्धन ने शासन किया था? हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी के दौरान शासन किया था। हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? हर्ष की आत्मकथा बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर होगा बाणभट्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन, ये सही है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है रत्नावली। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? तो हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ था नालंदा में। अगला प्रश्न है, कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? तो बंगाल का समकालीन राजा था उस समय शशांक। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। गंगों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कोलर थी गंगों की प्रथम राजधानी। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो असम का प्राचीन नाम है कामरूप। बंगाल के पास वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा गोपाल। ये बंगाल के पास पाल वंश होगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा गोपाल। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम था गौर। महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन हैं? तो महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता हैं इलिंगो। तमिल रामायण कीर्ति है कंबन की। तमिल रामायण कीर्ति है कंबन की।
अगला प्रश्न है चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है, तो गंगई कोंड कहा जाता है राजेंद्र को। पिछले 2 दिन पहले दरोगा का एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, गंगई कोंड की उपाधि किसने धारण की, तो राजेंद्र ने। अगला प्रश्न है किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया, तो इसका आंसर होगा राजेंद्र। तो राजेंद्र ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, चोल वंश का अंतिम शासक था राज राजा द्वितीय। चोल वंश का अंतिम शासक था राज राजा द्वितीय। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए, तो इसका आंसर होगा चोल काल में ग्रामीण समुदाय को बहुत से अधिकार दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी नौसैनिक शक्ति थी, तो चोल के पास नौसैनिक शक्ति थी। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, तो चोल राजवंश का मुख्य योगदान है एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था, तो इसका आंसर होगा तैलप द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था मदुरै। अगला प्रश्न है पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी, पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लव राजा की राजधानी थी कांचीपुरम। पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट का साम्राज्य आया था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, चालुक्यों की राजधानी थी बादामी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था, तो पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था, तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था। काकतीय वंश कहाँ के शासक थे, काकतीय वंश आंध्र प्रदेश के शासक थे। निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमेल है, पांड्य बेलूर ये गलत है, जबकि होयसल द्वार समुद्रम, यादव देवगिरी और काकतीय वारंगल ये सही है। अगला प्रश्न है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया, तो इसका आंसर होगा कल्लर ने स्थापित किया था। बिंद शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे, तो बिंद शक्ति थे वाकाटक वंश के संस्थापक। तो यहाँ मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है, उसके बाद प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो अगला इसका पहला प्रश्न होगा उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा में स्थित है। अगला है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करें। देखिए पहला कार्ले मंदिर हीनयान से संबंधित है 1 का 3। खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन ये जैन से संबंधित है। बाग गुफा महायान से शाखा से संबंधित है और बादामी गुफा शैव से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया, तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करते थे। 6वीं से 8वीं सदी में निम्नलिखित के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला, तो मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला पल्लव और चालुक्यों के द्वारा। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है, मंदिरों की उत्तरी शैली नागर के रूप में जानी जाती है। चित्रकलाओं यानी पेंटिंग्स में बृहद पैमाने को भित्ति चित्रों ने लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त किया, तो इसका आंसर होगा 6वीं शताब्दी के बाद। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है, तो महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है पल्लव वंश से।
मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण डैश ने किया था? तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण राजा चोल के द्वारा किया गया था। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा थी तमिल। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एलोरा राष्ट्रकूटों द्वारा प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न है अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा अजंता एवं एलोरा का गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन है अजंता। अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था? तो अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था गुप्तों के काल में। अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? तो भगवान बुद्ध व उनका जीवन वृत्त को दर्शाती है अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां। अजंता चित्रकला में दर्शाया गया है पंचतंत्र रामायण महाभारत। ये गलत है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? तो जातक कथाओं का चित्रण है अजंता की गुफाओं में। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट से संबंधित है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो नागार्जुन बौद्ध धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो 1 का 4 होगा। उसके बाद है शंकराचार्य ज्ञान ही मुक्ति का प्राथमिक मार्ग है, इन्होंने कहा था। अंडाल, तो अंडाल महिला संत थी, अंडाल महिला संत थी। उसके बाद है रामानुज, वेद की रीतियों को भक्ति के साथ सम्मिलित करने का प्रयास किया। तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। जयदेव, तो इसका आंसर होगा जयदेव लक्ष्मण सेन, बिल्हन विक्रमादित्य चतुर्थ, अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और वाक्पतिराज यशोवर्मन के समय में। अगला प्रश्न है अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे श्री शंकराचार्य। अगला प्रश्न है नैनार इससे संबंधित थे? तो नैनार शैव संप्रदाय से संबंधित थे। लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया? लिंगराज मंदिर का निर्माण चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा खजुराहो मंदिर चंदेलों के द्वारा निर्मित किया गया था, ये सही है। खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो चंदेल शासकों के शासनकाल में बनवाया गया था खजुराहो के मंदिर। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं? तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो विख्यात तट मंदिर है मामल्लपुरम में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। नटराज नृत्य के देवता की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा चोल वंश का ये मूर्ति है नटराज। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय ये पाकिस्तान में स्थित था। तो इसमें से इनमें से ई इसका आंसर होगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण 1245 ईस्वी में किया गया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण। पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए? तो पुरातन विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष पाए गए हैं नालंदा में।
बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा अशोक के द्वारा बनवाया गया था बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। किसमें लगभग 1000 गुफाएं हैं? तो इसका आंसर होगा कन्हेरी में लगभग 1000 गुफाएं हैं। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। ईसा की 3री सदी से जबकि हुनों के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर रहते थे? तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर रहते थे। तिरुपति मंदिर अवस्थित है। तिरुपति मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। महाबालेश्वर अवस्थित है। महाबालेश्वर स्थित है महाराष्ट्र में। संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर था मदुरई। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है मूर्ति कला का गांधार स्कूल निम्न शैलियों का एक सम्मिश्रण था। तो इसका आंसर होगा भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। अगला प्रश्न है पीठपाल तथा धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा पाल युग से संबंधित थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये RRB ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। अब है सल्तनत काल यानी प्राचीन भारत अब समाप्त हो गया है। अब मध्यकालीन भारत की ओर चलते हैं। तो मध्यकालीन भारत की पहला प्रश्न है यह है सल्तनत काल से। तो निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। कहीं 711 ईस्वी रहता है तो कहीं 712। तो इससे 1 साल का अंतर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। आंसर डी। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका आंसर होगा 17 बार। महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा राजा जयपाल। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर होगा अलब रूनी। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज इसमें जीत जाते हैं। फिर उसके बाद 1192 ईस्वी में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और उसी में पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान कौन सा पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो इसका आंसर होगा बघेल भीम ने पहली बार हराया था। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने वंशों के द्वारा? तो कुल 5 राजवंशों के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर शासन हुआ था। कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? दास कहिए या गुलाम कहिए एक ही है, तो ये
इल्तुतमिश ये गुलाम वंश से संबंधित है। निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? तो गुलाम वंश इल्तुतमिश। बी। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो दिल्ली का सुल्तान बना था इल्तुतमिश। छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर कहलाया? तो बड़े होने पर चंगेज खां कहलाया था। आंसर बी। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका हैं? तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका हैं रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुबुद्दीन को निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? यह क्या पढ़ दिए? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई है 238 फीट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को दिल्ली पर उसके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले होगा इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद नासरुद्दीन और उसके बाद बलबन। तो आंसर डी। अगला प्रश्न है राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा बलबन। रक्त एवं लौह की नीति बलबन के ही द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? बाजार नियंत्रण प्रणाली चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर होगा बलबन के द्वारा नवरोज को आरंभ किया गया था। सिजदा एवं पैबोस प्रथा यह भी बलबन के द्वारा आरंभ करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो मूल नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया? तो अस्थायी सेना का निर्माण सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था सेना को वेतन देने प्रणाली का विधान। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा पटियाली उत्तर प्रदेश में है अमीर खुसरो का जन्म स्थान। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो इसका आंसर होगा मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तुगलक वंश भारत में संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का? तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक शासक था गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से देवगिरी राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? सबसे अधिक दिनों तक मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शासन किया गया था। आंसर बी। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा डैश द्वारा प्रचलित की गई? तो भारत में प्रतीक मुद्रा का प्रचलन पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? तो दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पहला है बड़े पत्थरों के ब्लॉकों और न्यूनतम अलंकरण। तो इसका आंसर होगा तुगलक वंश। उसके बाद है
शुद्ध मेहराब गुलाम वंश, अर्ध गुंबद महाद्वार मुगल वंश और दोहरे गुंबद और मोटी दीवारें, तो इसका आंसर होगा लोदी वंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अलाउद्दीन अमीर खुसरो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, इसको छोड़िए, देख लीजिएगा। 1 नंबर आंसर है, 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। तो पहला होगा हजरत निजामुद्दीन औलैया, सूफी संत थे। मलिक काफूर 1000 दिनारी कहलाता था मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी को मंगोल मुखिया और जलालुद्दीन को अलाउद्दीन खिलजी को नियंत्रित दाम व राशन के लिए प्रसिद्ध था। निजामुद्दीन औलैया ये सूफी संत थे। मलिक काफूर दास राजवंश उखाड़ फेंका था। सी का 1 न, बी का 4 होगा। यह 1000 दिनारी भी कहलाता था मलिक काफूर। और अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम व राशन। और डी का होगा जलालुद्दीन खिलजी ने दास राजवंश को समाप्त किया था। तो इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित की। तो इसका आंसर होगा सुमेर के द्वारा। लिखने की कला सुमेर के द्वारा विकसित किया गया था। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था। तो इसका आंसर होगा मंगोलों से था। तो मंगोल ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मोरिस यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। तो इसका आंसर होगा इब्न बतूता ने। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका आंसर होगा शम्स ए सिराज, अफीक, तारीख फिरोज शाही। लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर होगा बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया। तो इसका आंसर होगा सुल्तान सिकंदर लोदी। दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था। तो इसका आंसर होगा फिरोज। ये इसका ऑप्शन नहीं है। रणथंभौर क्या है। तो रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग है। निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया। तो इसका आंसर होगा फारसी भाषा को संरक्षण दिया था। कागज़ का भारत में आगमन किस सदी में हुआ। तो कागज़ का भारत में आगमन 13वीं सदी में हुआ था। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था। तो बाज बहादुर से था। आंसर बी होगा। मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है। बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था। तो इसका आंसर होगा कलीमुल्ला। बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम था कलीमुल्ला।
कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबार में थे उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा रामराय के पराजय से समाप्त हुआ था विजयनगर साम्राज्य की। अगला प्रश्न है, नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो नूनीज आया था अच्युत राय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? तो इसका आंसर होगा निकोलो कॉन्टी था इतालवी पर्यटक। हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? तो इसका आंसर होगा विजयनगर। वाडियार डैश के शासक थे? तो वाडियार थे मैसूर का देशी राज। आंसर ए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा पांड्य बेलूर, ये गलत है। जबकि होयसल द्वार समुद्र, यादव देवगिरी और काकतीय वारंगल। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? गोलकुंडा किला है आंध्र प्रदेश राज्य में। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा डैश से संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुलबर्गा है कर्नाटक में। चार मीनार स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। अगला प्रश्न है, बेलूर और हेलबीड में निर्माण किए गए मंदिर डैश हैं? बेलूर और हेलबीड में निर्माण किए गए मंदिर डैश के हैं? तो इसका आंसर होगा 12वीं शताब्दी के हैं। अगला प्रश्न है, हेलबीड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था? तो होयसल के द्वारा बनवाया गया था। डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। आंसर डी। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे डैश कहा गया? तो इसका आंसर होगा इक्तादारी कहा गया। अब है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आज इसमें देखते हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन से। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो इसका आंसर होगा रामानंद के द्वारा चलाया गया था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य गुजरात, ये गलत है। जबकि नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल और नरसिंह मेहता गुजरात। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था पुष्टि मार्ग की दर्शन की। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टछाप की स्थापना किया गया था आचार्य विठल नाथ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है या सत्य हैं? तो 1 और 3 सत्य है। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था और इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। आंसर बी। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। कबीर क्या था? तो इसका आंसर होगा कबीर बुनकर। रविदास थे मोची। नामदेव दर्जी और सेना हज्जाम। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजस्व काल में रहते थे? तो इसका आंसर होगा अकबर के काल में रहते थे तुलसीदास।
निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो इसका आंसर होगा कबीर थे भक्ति संत। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो इसका आंसर होगा तुकाराम महाराष्ट्र से थे। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो पैगंबर का जन्म हुआ था मक्का में। इस्लाम की स्थापना हुई थी, तो इस्लाम की स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी ईस्वी में। मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है, आंसर बी। हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? हिजरी संवत 622 ईस्वी में आरंभ हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ था। बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? बहाई संप्रदाय ईरान में। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी अब्दुल चिश्ती ने। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो सिकरी में रहते थे प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती। डैश मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे? तो बाबर मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे। जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? तो इसका आंसर होगा इब्राहिम लोदी। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया? तो इसका आंसर होगा पंजाब में प्रवेश किया था। मुग़ल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले होगा बाबर, उसका पुत्र हुमायूं, अकबर, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, आंसर बी। किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। किस मुग़ल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? तो धार्मिक आंदोलन का नाम था दीन ए इलाही। अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक कौन थे? तो उसके संरक्षक थे बैरम खां। निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुग़ल शासक की तकदीर बदल दी? तो इसका आंसर होगा पानीपत की द्वितीय युद्ध। और कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? अकबर के सामने सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था। किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया? तो इसका आंसर होगा अकबर। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी अकबर के दरबार में रहा। सती प्रथा के विरुद्ध किस मुग़ल शासक ने कदम उठाए थे? तो इसका आंसर होगा अकबर ने कदम उठाए थे सती प्रथा के विरुद्ध। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो इसका आंसर होगा महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो इसका आंसर होगा अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए ज़मीन दान में दी गई थी? तो गुरु रामदास को ज़मीन दिए थे अकबर ने। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा दीवान को पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर होगा मुजफ्फर खां तुर्वती। अगला प्रश्न है टोडरमल किससे संबंधित है? टोडरमल संबंधित है भूमि सुधार के कार्य से।
अगला प्रश्न है चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा कहाँ की रानी थी? तो चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? तो सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को प्रदान किया गया था। अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? मियाँ तानसेन राजा रामचंद्र के सेवा में थे। अगला प्रश्न है अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है? तो इसका आंसर होगा उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने यानी मिलाने की कोशिश की। आंसर डी। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वारा तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका आंसर होगा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था? चीन में हुआ था संसार में सबसे पहले बारूद का आविष्कार। न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? न्याय की चेन जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? तो मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला शासक था जहांगीर। अगला प्रश्न है उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता है। तो इसका आंसर होगा नूरजहां। अगला प्रश्न है महावत खां पर नूरजहां की विजय के क्या कारण थे? तो इसका आंसर होगा महावत खां की सेना में राजपूत सैनिक की बढ़ती और लोकप्रियता और उसके बाद नूरजहां का धैर्य साहस एवं दूरदर्शिता। अगला प्रश्न है इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इसका आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार थे और उस्ताद मंसूर पक्षी का चित्र बनाया करते थे। मुगल सम्राट के पतन के समय जाटों ने किसके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? तो इसका आंसर होगा चूड़ामन। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो इसका आंसर होगा शाहजहां के द्वारा। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। डैश में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो इसका आंसर होगा सन 1628 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठे थे शाहजहां। ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। ताजमहल के निर्माण में भारत और डैश देशों के विशेषज्ञों का सहयोग है। तो इसका आंसर होगा पारसिया यानी फारस। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था संगमरमर से। आंसर डी। अगला प्रश्न है मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है किस नाम के साथ संबद्ध है? तो इसका आंसर होगा शाहजहां के नाम से संबद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से औरंगजेब की मां कौन थी? औरंगजेब की मां थी मुमताज महल। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा भरतपुर की स्थापना चूड़ामन के द्वारा किया गया था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो संभाजी को फांसी की सज़ा औरंगजेब के शासनकाल में दिया गया था। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म का न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी? तो इसका आंसर होगा तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? बुंदेलों का नेतृत्व छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। अगला है मिलान करना है हैदर अली। हैदर अली युद्ध कलाएं जानता था। एक का 4 कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य, शेरशाह सूरी सड़कें एवं भूमि सुधार से संबंधित थे, अफगान और तुर्क मकबरा और मेहराबों के निर्माण। तो इसका आंसर होगा सी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इसका आंसर होगा कन्नौज। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनवाई गई? तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में जीटी रोड बनवाया गया था, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो इसका आंसर होगा शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। अगला प्रश्न है, अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? अकबर ने मोती मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया था। आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। डी का 4। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। और उसके बाद शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा स्थित है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर में है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल है आगरा के किला में स्थित। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन देश द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला-ए-कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी के द्वारा किला-ए-कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब के शासनकाल में थे सबसे अधिक मनसबदार। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? तो इसका आंसर होगा अधिकारियों के वेतन के लिए की गई थी मनसबदारी प्रथा की शुरुआत। मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? मुगल काल में जजमानी प्रथा थी एक पारस्परिक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? तो इसका आंसर होगा मीर बख्शी। कोतवाल था, कोतवाल एक रक्षक होता था। तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती आरंभ हुई थी। 2 मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा वे कौन थे? तो इसका आंसर होगा बाबर और जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा बाबर नामा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हुमायूं नामा, हुमायूं नहीं, ये गुलबदम बेगम लिखे थे, तो ये गलत है। जबकि बाबर नामा बाबर के द्वारा लिखा गया था। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा, और शाहजहां नामा इनायत खां के द्वारा लिखा गया था। आईने अकबरी के रचयिता कौन है? तो आईने अकबरी के रचयिता हैं अबुल फजल। आंसर सी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में अनुदित महाभारत में फारसी में अनुवाद का नाम है? तो इसका आंसर होगा रजमनामा। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल में हुआ था उपनिषद का फारसी में अनुवाद। तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। आंसर सी। अगला प्रश्न है, स्तंभों को मिलान करना है। पहला है पानीपत की द्वितीय लड़ाई, भारत में मुगल शासन की स्थापना होता है। उसके बाद
तराइन की द्वितीय लड़ाई, भारत में तुर्की का शासन आगमन, तालीकोटा की लड़ाई से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है और प्लासी की लड़ाई से भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हो जाता है। आंसर डी होगा इसका। अगला प्रश्न है, राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। निम्नलिखित युद्ध भूमियों का उनके सही राज्यों के साथ जोड़े बनाइए। हल्दी घाटी तो पहला होगा राजस्थान में है, पानीपत ये पानीपत हरियाणा में है, बक्सर बिहार में है और प्लासी पश्चिम बंगाल में है। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया? तो इसका आंसर होगा बाबर। आंसर ए। अगला प्रश्न है, भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया? तो भारत में रुपये का सिक्का का प्रारंभ शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? सबसे लंबे समय तक शासन अकबर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो इसका आंसर होगा नागीना मस्जिद फतेहपुर सीकरी में नहीं है, जबकि बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद और पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में नहीं बनवाया था, जबकि दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो अमीर खुसरो जहांगीर के समय में ये गलत है। बैरम खां अकबर, जसवंत सिंह औरंगजेब के दरबार में थे और अंबर मलिक हुमायूं के दरबार में रहता था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता है था? तो इसका आंसर होगा बाबुल का मक्का कहा जाता था सूरत को। आंसर डी। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और डैश को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए। तो इसका आंसर होगा राजपूतों को। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद डैश किले की सबसे सुंदर संरचना है? तो इसका आंसर नहीं होगा, गलत है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, डैश का निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 के अंत तक पूरा करवाया गया था। तो इसका आंसर होगा ताजमहल का निर्माण। अगला प्रश्न है, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में डैश की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। तो इसका आंसर होगा सम्राट अकबर। अगला प्रश्न है, डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसका आंसर होगा सम्राट शेरशाह सूरी। तो इस वीडियो में अब इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडिया को पढ़ेंगे, तो उसमें भी एक ही वीडियो में सारा समाप्त करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मॉडर्न इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ये प्रीवियस ईयर का जो बुक है खान सर का, तो ये सारे बुक को कवर करेंगे कुछ ही दिनों में, इसीलिए मास्टर वीडियो की शुरुआत किए हैं। तो अपने अपने दोस्त को जल्द से जल्द इसको शेयर कर दिए, ताकि वो भी कुछ फ़ायदा ले सके। तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।